नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान की एकल अध्ययन विधि। अनुसंधान में एकल अध्ययन विधि क्या होती है? एकल का अर्थ केवल एक व्यक्ति से नहीं है, अपितु उन महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करना है जो समाधान से संबंधित होते हैं। यह अध्ययन विशिष्ट स्थितियों में संचालित होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ विधि अथवा व्यक्तिगत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। वास्तव में एकल का अर्थ है गहराई तक अध्ययन करना। एकल अध्ययन किसी तथ्य का विस्तृत अध्ययन है, परंतु यह वस्तुनिष्ठ सूचनाओं के स्थान पर सैद्धांतिक सूचनाएं देता है। अतः एकल का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि एकल का अर्थ एक संस्था, राष्ट्र, धर्म, एक व्यक्ति या समूह भी हो सकता है। एकल का अर्थ किसी भी इकाई से होता है। एकल एक निकट अध्ययन, एकल एक गहन अध्ययन, संचय अध्ययन तथा उपचारात्मक अध्ययन है। एक अध्ययन अधिकतर ये जो एकल विधि का अध्ययन है अधिकतर पुलिस घटनाओं में पूछताछ में ज़्यादा किया जाता है। एकल अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उन स्थितियों की उन्नति से है जिनके आधार पर पूर्व सूचनाओं के आधार पर निदान या सहायता मिलती है और उसका उपचार करते हैं। इसकी पहले हम बताते हैं परिभाषा क्या है। एकल अध्ययन कुछ व्यक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के गहन अध्ययन पर आधारित है। यह कभी कभी कुछ व्यक्तिगत अध्ययन तक भी सीमित होता है। पीवी यंग के अनुसार एकल अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन की इकाई को विभाजन व खोज करती है, चाहे वह व्यक्तिगत, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा सार्वभौमिक समुदाय से हो। तो जो भी चीज़ है, एकल अध्ययन क्या है? एक समूह या राष्ट्र, संस्था, धर्म, व्यक्ति सभी से एक संबंध रखती है, उसको एकल विधि कहते हैं। अब आता है हमारा एकल अध्ययन की उद्देश्य। इसके प्रमुख 4 उद्देश्य हैं। उपचारात्मक उद्देश्य। उपचारात्मक उद्देश्य जैसे बीमारी से संबंधित वार्ता होती है, जिसमें कि मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर मरीज से उसकी बीमारी का विषय में जानकारी प्राप्त करता है और फिर उसके बाद वो उपचार करता है और उसको उसके लिए दवाई देता है। तो ये है उपचारात्मक उद्देश्य। फिर आता है निदानात्मक उद्देश्य। निदानात्मक उद्देश्य कैसे कह सकते हैं? जैसे कि कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षण संबंधी परिस्थितियों में उपचार कर, जैसे कमजोर विद्यार्थी है हम उसका परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि वो क्यों कमजोर है, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम उसकी स्थिति का निदान करेंगे। शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन, जो शैक्षिक है या मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यक्ति को क्या परेशानी है उसका हम अध्ययन करेंगे, फिर उसका हम निदान करेंगे और उसका उपचार करेंगे। चौथा आता है अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना। यह एक अनुकरणीय कार्यक्रम हो सकता है। जो भी सूचनाएं हमें मिलती हैं वह हम उसके माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसका निदान करते हैं और उसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एकल अध्ययन की अवस्थाएं। इसकी क्या क्या अवस्थाएं हैं? किसी एकल अध्ययन की 3 अवस्थाओं का अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे पिछली बातों का अवलोकन जो अतीत जीवन से संबंधित है और उन लिखित तथ्यों के आधार पर स्थिति को जानने में हम उपयोगी कर सकते हैं। दूसरा है एकल के वर्तमान स्तर से संबंधित दूरदर्शिता रखना, जो कि स्थिति की जानकारी हेतु सहायक होती है। सुझाव व सुधार इकाई के संबंध में किए जाते हैं। तीसरा है इसका समान अवस्थाएं, जो भावी प्रगति व सुधार के लिए परीक्षण के रूप में लाई जाती हैं तथा एक एकल उपचार के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। समान अवस्थाएं जो एक सी अवस्थाएं होती हैं और उनका जब प्रगति के सुधार के लिए हम उनका परीक्षण करते हैं और उनका उपचार करते हैं, ये इनकी 3 अवस्थाएं हैं। एकल फिर आता है हमारा एकल अध्ययन के प्रकार। एकल अध्ययन के कितने प्रकार हैं? हम इनको 6 प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला हमारा प्रकार है सामाजिक एकल अध्ययन। सामाजिक एकल अध्ययन सामाजिक अध्ययन किसी समाज या समुदाय का सावधानी पूर्वक किया गया विश्लेषणात्मक वर्णन होता है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में एक साथ रह रहे कुछ सामाजिक तत्वों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। जैसे कि किसी एक जगह रह रहे लोग, हम आदिवासी क्षेत्र में जा सकते हैं, हम किसी पिछड़े वर्ग में जा सकते हैं, किसी विशेष समुदाय में जाकर हम उनका अध्ययन करते हैं।
तो और फिर उनकी भौगोलिक स्थिति, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति के विषय में हम जानते हैं, वो एकल विधि होती है और जिसको हम सामाजिक या समुदाय एकल अध्ययन भी कहते हैं। जैसे स्थिति का आकार, आर्थिक क्रियाएं, गतिविधियाँ, सामायिकता, जलवायु और या अन्य प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक प्रजाति, सदस्यों का रहन सहन, संस्थाओं का मूल्यांकन, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन वे एकल अध्ययन होते हैं जिनमें समुदाय एक स्थिति को प्रदर्शित करता है। दूसरा आता है हमारा कारण का तुलनात्मक अध्ययन। दूसरे प्रकार का अध्ययन कारण प्रभाव के संबंध के विश्लेषण द्वारा समस्याओं का हल खोजने का कार्य करता है। वे कौन सी कारण है जो व्यक्ति की घटनाओं को व्यवहार रूप में संबंधित प्रतीत होते हैं। हम किसी व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को देखकर हम उसके कारण को जानते हैं। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, कोई व्यक्ति बहुत शांत रहता है, तो हम उसका अध्ययन ये करते हैं कि इसको गुस्सा आने का क्या कारण है। तो जब उसके कारण को हम जान लेते हैं तो हम उससे उसका निदान करते हैं। या कोई व्यक्ति शांत कैसे रह लेता है कि, तो हम उसको भी जानने का, तो ये है हमारा कारण। और फिर उससे तुलना करना कि ये व्यक्ति ऐसा है इसलिए इस तरीके से इसको गुस्सा आता है, या ये व्यक्ति इस तरीके से रहता है ये इसलिए शांत रहता है। इस तरीके से हम कारण जानकर उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियों के द्वारा इन कारणों और पारस्परिक महत्व को भी प्रकट करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा क्रियात्मक विश्लेषण। क्रिया विश्लेषण या क्रियाओं का विश्लेषण या वे प्रक्रियाएं जो उद्योगों या विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्थाओं में व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। समस्त जिम्मेदारी के स्तर पर अथवा किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रक्रियाओं का विश्लेषण उचित है। सामाजिक पद्धति में किसी भी क्रियाओं से भी विश्लेषण होता था। सामाजिक परिस्थिति में जैसे कोई अध्यक्ष होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, अध्यापक होते हैं या प्रबंधनकर्ता होते हैं, इनके कार्यों को सावधानी पूर्वक देखना और उनका विश्लेषण, तो यह जानने के लिए कि यह व्यक्ति क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो इनके समक्ष जानने के लिए हम उनकी क्रियात्मक विश्लेषण करते हैं कि कोई व्यक्ति प्राचार्य है तो उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे कार्य करता है, क्यों करता है, कब करता है, ये सारी क्रियाएं जब हम देखते हैं उसको क्रियात्मक विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पाठ्यवस्तु अवलेख या विश्लेषण। पाठ्यवस्तु विश्लेषण को कभी कभी लेख विश्लेषण भी कहा जाता है। ये वर्तमान प्रमाण या लेख के आंकड़ों के स्रोत हैं। विभागीय प्रमाण या वृत्तांत, छपे हुए फॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पत्र, आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें, फिल्में इत्यादि, ये सारी चीज़ें पाठ्यवस्तु विश्लेषण में आती हैं, जो कि हम पढ़कर किसी भी चीज़ को हम पढ़कर जो हम जिसका विश्लेषण करते हैं या तस्वीरों को देखकर जो हम विश्लेषण करते हैं वो पाठ्य वस्तु या अवलेख विश्लेषण कहलाता। लेकिन लिखित प्रमाण पत्रों का प्रयोग करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि छपे हुए आंकड़ों की विश्वसनीय होना आवश्यक नहीं है। लिखित प्रमाणों का मूल्यांकन जो व्याख्यात्मक अनुसंधान में प्रस्तुत हुए हैं, आलोचना उसी प्रकार की होनी चाहिए जो कि लेखकों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। पाठ्यवस्तु विश्लेषण का अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब हम पढ़कर किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो वो चीज़ें हमें सत्य और प्रमाणित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनुगामी कार्यक्रम। अनुगामी अध्ययन उन व्यक्तियों के विषय में अध्ययन करती है जो विद्यालय में हैं अथवा अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद विद्यालय छोड़ चुके हैं। उनके पाठ्यक्रमों की सफलता के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। हम किसका अनुगामी करते हैं? जो सफल व्यक्ति हैं। सफल व्यक्ति का हम अनुसरण करते हैं कि वो कैसे सफल हुआ, उसने क्या क्या अपने जीवन में परिवर्तन किया या किस तरीके से वो पढ़ता था, कैसे क्रियाएं करता था। तो वो चीज़ें सब जानकर हम फिर उसका अनुगमन करते हैं और हम सफलता के लिए उसका अनुसरण करके चलते हैं, तो वो अनुगामी कार्यक्रम कहलाता है। उन पाठ्यक्रमों का उन पर क्या प्रभाव हुआ, उनके इस प्रकार के अध्ययन से किसी संस्था की क्षमता का अनुमान उसके वास्तविक परिणामों के प्रचारों में किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा अध्ययनों की प्रक्रियाएं। अध्ययनों की प्रक्रियाएं व्याख्या विधि का एक रोचक प्रयोग है। संक्षिप्त में ये प्रमाणिक आंकड़ों के कालानुक्रमिक निर्धारण पर आधारित होता है। ये
संकेत करते हुए कि अतीतों में क्या हो रहा था तथा वर्तमान परिस्थितियों में किस ओर इंगित करती हैं और इन आंकड़ों से आगे का भविष्य क्या होगा। अध्ययन करने से हमें क्या होता है, व्याख्या करते हैं कि पहले अतीत में क्या हो रहा था और अब उसी संदर्भ में वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में हम क्या होने जा रहा है। ये सब अध्ययन जब हम करते हैं तो उन्हें अध्ययनों की प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो ये प्रवृत्तियाँ महाविद्यालयों के अधिकारियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा उपयोगी हैं, जो कि विद्यालय में भवन व सामग्री उपलब्ध कराने या अध्यापकों का या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा विद्यालय में अग्रिम उच्च शिक्षा के लिए विस्तार के लिए आवश्यक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर